हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ ग्रेजुएट्स। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बार्स टू सूट और ट्रांसफ़र ऑफ सूट। सबसे पहले एक सवाल, क्या हर कोई जब चाहे जितनी भी चाहे उतनी बार एक ही केस को फाइल कर सकता है? सोचिए, अगर ऐसा हो तो कोर्ट का हाल क्या होगा। पहले ही क्या कम केसेस पेंडिंग है कोर्ट के पास और बर्डन बढ़ जाएगा। इसीलिए सीपीसी ने कुछ लिमिटेशंस रखी है। इन्हें ही हम कहेंगे बार्स टू सूट। अब इन बार्स को अलग अलग सेक्शंस और रूल्स में बताया गया है इन सीपीसी, जैसे कि सेक्शन 10 से लेकर 14 तक और ऑर्डर टू रूल 2 सेक्शन 21A। तो चलिए इन सब को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेस सब जुडिस, स्टे ऑफ सूट यानी कि रेस सब जुडिस की डॉक्ट्रीन। तो सेक्शन 10 कहता है कि अगर पहले से कोई मामला, कोई मैटर जो है वो पेंडिंग है और वही इशू वही पार्टीज दूसरे कोर्ट में फिर से उठाते हैं तो दूसरा कोर्ट ट्रायल को शुरू होने से रोक सकता है, उस प्रोसीडिंग को जो है वो रोक सकता है जो दूसरा कोर्ट होगा वो। तो इसका पर्पस है कि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से बचना और जुडिशरी का टाइम बचाना, कोर्ट का टाइम बचाना। इसके इसेंशियल्स, ऑब्जेक्ट्स और पूरा का पूरा ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। देन हम देखेंगे केस लॉज। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है वो आपको नोट करना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ वर्सेस सी परमेश्वरा, ये 2005 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को क्लियर किया कि सेक्शन 10 जो है वो इंस्टीट्यूशन से नहीं रोक सकता है, सिर्फ ट्रायल से रोक सकता है। यानी कि आप केस तो फाइल कर सकते हैं दूसरे कोर्ट में, लेकिन उस कोर्ट के उस कोर्ट पर के डिसीजन पे ये डिपेंड करता है कि उसको ट्रायल चलाना है, प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या तो फिर वो वेट कर सकता है जहाँ पर अगर ये पहले से मैटर कहीं चल रहा हो तो उसे वो पहले सुन सकता है, उसका डिसीजन आने तक के वो प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेस जुडिकेटा। तो सेक्शन 11 जो है रेस जुडिकेटा, ये रोक लगाता है। मतलब जो मामला एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है, मतलब कोई सूट जो है वो डिसाइडेड है किसी कोर्ट से, उसे दोबारा हम नहीं लड़ सकते। उसकी अपील हम कर सकते हैं बट फिर से हम वही केस को जो है फाइल नहीं कर सकते। इस पर जो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है हम वो देखेंगे, क्योंकि इसके इसेंशियल्स और ऑब्जेक्ट्स हमने इससे पहले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो इसका हम इम्पॉर्टेंट एक केस लॉ देखेंगे। इसमें सिर्फ सत्यधन घोषल वर्सेस देवरंजन देवी। तो इस केस में बोला गया था कि रेस जुडिकेटा सिविल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है, ये बाकी प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। देन इसके बाद हम देखेंगे जो बाकी के बार्स हैं, इन्हें हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे। तो बार अंडर सेक्शन 12, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोहिबिशन अगेंस्ट स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स। ये स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स के बारे में है, यानी कि प्लेंटिफ एक ही कॉज ऑफ एक्शन से अलग अलग केस नहीं डाल सकता। जैसे अगर आपको किराए और नुकसान दोनों का दावा करना है, यानी कि आप रेंट के लिए भी केस फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट अ सेम पर्सन और उसी से आपको कंपनसेशन भी चाहिए है, तो दोनों आप एक ही केस में मांग सकते हैं। दोनों के लिए आपको एक ही केस फाइल करना होगा, आप अलग अलग उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते। ये एक बार लगाता है सेक्शन 12। देन सेक्शन 13, 14 जो है फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी कि कोई अगर फॉरेन कोर्ट है, उसका फैसला हमें एज अ रेफरेंस कोर्ट में देना है, तो अगर वो फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर नहीं हासिल किया गया है तो ही हम उसे इन द कोर्ट रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। अगर उसमें फ्रॉड, फॉर्जरी, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर वो हासिल किया गया होगा, तो वैसे फॉरेन जजमेंट्स को हम इंडियन कोर्ट्स में एज अ रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। देन बार ऑफ मिसजॉइंडर, ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ सीपीसी, ये बताता है कि प्लेंटिफ को पूरा क्लेम एक ही सूट में शामिल करना होगा। अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग अलग
कंपनसेशन या रेमेडीज़ के लिए आप अलग अलग सूट्स जो है फाइल नहीं करेंगे। देन वी विल सी नेक्स्ट बार अंडर सेक्शन 21 ऑफ CPC। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साथ ही साथ ये आपको बताता है रॉन्गफुल जुरिस्डिक्शन के बारे में। यानी अगर कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थोड़ी गड़बड़ी करके कोई डिक्री पास कर देता है तो आप उस डिक्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर नहीं सकते। मान लीजिए अगर कोई कोर्ट डिसीजन दे देता है और उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही नहीं था तो आप डिक्री को वॉइड नहीं कर सकते, बट आप उसी केस में जो है ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं कि इस कोर्ट के पास जब जुरिस्डिक्शन था ही नहीं तो इसने डिक्री कैसे पास कर दी। यानी कि आप ऑब्जेक्शन उसी केस में जो है रेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग कोई केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, इसका एक पर्पज़ ये है। देन प्रोटेक्ट डिक्रीज फ्रॉम बीइंग सेट असाइड, डिक्रीज को सेट असाइड करने से ये रोकता है ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। यानी कि अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जैसी कोई इशू होगा तो उसके लिए आप फिर से केस फाइल नहीं कर सकते या फिर डिक्री को सेट असाइड नहीं कर सकते। किरण सिंह के केस में इन्होंने कहा था, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन अगर होगा तो हम वॉइड डिक्री को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का इशू हो, यानी कि सिविल मैटर किसी क्रिमिनल कोर्ट में या क्रिमिनल मैटर सिविल कोर्ट में होगा तो वैसे केस में हम देखेंगे कि डिक्री को जो है वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर ओनली बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी इन टेरिटोरियल पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं बट डिक्री को सेट असाइड कर नहीं सकते। देन नेक्स्ट वी विल सी ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। तो अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स, यानी जब कोई केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में शिफ्ट होगा। इसका मीनिंग हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, ये होगा ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा, यानी कि जब कोई फेयर ट्रायल से रिलेटेड इशू हो, कन्वीनियंस से रिलेटेड इशू हो, जस्टिस, अवॉइडेंस ऑफ बायस और प्रॉपर जुरिस्डिक्शन, इस तरह के इशू होंगे तभी हम ट्रांसफ़र ऑफ जुरिस्डिक्शन की हेल्प ले सकते हैं। देन सेक्शन 22 से लेकर 25 ऑफ CPC जो है वो इससे रिलेटेड रिलेवेंट प्रोविजंस के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 22 जो कि बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के बारे में। एन एप्लीकेशन मस्ट बी मेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। तो आप एक मतलब डिफेंडेंट को ये राइट है कि वो एप्लीकेशन दे सकता है इन द कोर्ट, लेकिन उसे ये एप्लीकेशन देनी होगी एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। यानी कि जैसे ही केस फाइल करते हैं तो जल्दी से जल्द उसे ये एप्लीकेशन देनी होगी बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू सेटल होने से पहले। इसका एक एग्जाम्पल है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सूड इन मुंबई और पुणे। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था और उसमें इन्होंने डिसाइड कर लिया गया था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या इससे रिलेटेड कोई भी केस फाइल करना होगा तो वो हम मुंबई या तो फिर पुणे में फाइल करेंगे, लेकिन प्लेंटिफ ने जो है पुणे में केस फाइल किया है तो डिफेंडेंट ये एप्लीकेशन दे सकता है इन द कोर्ट टू ट्रांसफर दिस केस टू मुंबई। देन वी विल सी सेक्शन 23 विच टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन लाइज टू विच कोर्ट। यानी कि किस कोर्ट में हम जो है ये एप्लीकेशन देंगे टू ट्रांसफ़र दी केस। तो इसको हम क्लॉजेस वाइज पढ़ेंगे एज पर गिवन इन सेक्शन 23 इन बेयर एक्ट। तो क्लॉज 1 कहता है, इफ़ सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबॉर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट। यानी कि मान लीजिए 2 लोअर कोर्ट्स होंगे, 2 लोअर कोर्ट्स है और दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एप्लीकेशन लाई करेगी। देन क्लॉज 2 जो कहता है कि इफ़ सच कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट्स कोर्ट्स। यानी कि डिफरेंट अपीलेट कोर्ट या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर वो दोनों कोर्ट आते होंगे तो उस हाई कोर्ट में हम जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। देन क्लॉज 3 कहता है कि अगर हाई कोर्ट भी अगर डिफरेंट हो तो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, तो एप्लीकेशन जाएगी जहाँ पर पेंडिंग कोर्ट का हाई कोर्ट होगा।
यानी कि मान लीजिए यहाँ पर केस ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी, यहाँ पे मैटर पेंडिंग चल रहा है और डिफेंडेंट को जो है वो मैटर इस कोर्ट में ले जाना है, तो जहाँ पर ये मैटर चल रहा है उसका जो हाई कोर्ट होगा हम वहीं पे एप्लीकेशन देंगे टू ट्रांसफ़र द केस। देन वी विल सी सेक्शन 24 जो कि बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉवल। यानी कि हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंडर चल रही प्रोसीडिंग्स को, किसी भी केस को या अपील को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन कोर्ट टू अनादर, या तो फिर विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उस केस को वो खुद उसकी सुनवाई कर सकते हैं, या तो फिर रिट्रांसफ़र आफ्टर विड्रॉल, यानी कि विड्रॉ करने के बाद फिर से वो किसी और कोर्ट में या उसी कोर्ट में उस केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन केस लॉ हम देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो मनेका गांधी वर्सेस रानी जेठमलानी की केस है। इसमें बताया गया था कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट फॉर कन्वीनियंस, यानी कि आप अपने कन्वीनियंस के लिए केस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर इशू होगा जस्टिस का तो ही आप ये केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन सेक्शन 25 विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने से नीचे वाले कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स, इन कोर्ट्स के अंदर केसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, या वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अनादर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या वन लोअर कोर्ट टू अनादर लोअर कोर्ट। देन इसमें जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो हम देखेंगे दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री शर्मा। तो इस केस में सिर्फ इम्पोर्टेंट कुछ गाइडलाइंस दी गई थी रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ केस अंडर सेक्शन 25। Then that's it for today's video. Thanks for watching the video.